देहरादून पुलिस का ना कोई पुलिस का अधिकारी जिनके ऊपर लॉकडाउन कराने की जिम्मेदारी है। और आप ये मान लीजिए कि हर मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 200 के आसपास केस हैं। आप लोगों को पता नहीं है लॉकडाउन है आज? पता नहीं है लॉकडाउन का? पता है नहीं है? पता तो है। हाँ। फिर रोजी रोटी का रोज का होता है ना। आज तो भीड़ कोई निकलेगा नहीं बाहर। आप लोग बाहर कैसे निकले? अब पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता है ना। आपको पता नहीं आज लॉकडाउन है? सब पता है। तो फिर क्या करे, खाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। जीनत, ये तो लेबर है, इनकी मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और तमाम आला अधिकारी, खुद पुलिस के आला अधिकारियों को एक कमांड दी जाती है कि लॉकडाउन रहेगा, आपको कोरोना के संक्रमण को थामना है, तो ये तस्वीरें फिर क्या सच दिखाती हैं ये तो अधिकारियों को समझना होगा। इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई है जो हमारा कैमरा दिखा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल अभी मुझे अपने कैमरे पर नजर नहीं आ रहा है। और अगर यही स्थितियां रही तो माना यही जाएगा कि बीते 15 दिनों में जो स्थितियां बिगड़ी हैं, बीते 7 दिनों में जो नंबर 500 के आसपास एक्टिव केसेस का आया है, शायद उसके पीछे यही एक बड़ी वजह रही हो। और कल पलटन बाजार की हमने तस्वीरें दिखाई थी सैनिटाइजेशन के वक्त, उस वक्त भी भीड़ का जमावड़ा इसी तरीके का था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भले ही पहले अपना काम बड़ी मुस्तैदी से किया हो, लेकिन आज जब अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2 दिन का लॉकडाउन होगा और 2 दिन यहां पर स्थितियों को कंट्रोल किया जाएगा, तो वो कैसे कंट्रोल होंगी, फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर कह पाना बेहद मुश्किल है। जीनत, बिल्कुल। और जब हम देखते हैं कि केसेस कम थे तो पुलिस बहुत एक्टिव नजर आ रही थी, और अब जब इतने ज्यादा केसेस हैं तो पुलिस रेस्ट मोड में नजर आ रही है। कम से कम इन तस्वीरों को देख के तो यही लगता है। शैलेंद्र, आप भी स्थिति से रूबरू कराइएगा। देखिए, हल्द्वानी में जिस तरह की स्थिति दीपांकर बता रहे हैं उससे बिल्कुल अलग स्थिति है और यहाँ पर पुलिस के जवान देर रात से तैनात कर दिए गए हैं। यानी कल रात 8 बजे से ही पुलिस की सख्ती है, सड़कों पर सख्ती है और बहुत गिने चुने वाहन। वैसे आज हल्द्वानी की जो मेन मार्केट है, जो पहाड़ की कुमाऊं के 6 जिलों की एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, वो आज पूरी तरीके से बंद रहती है क्योंकि वहाँ साप्ताहिक बंदी रहती है और मंडी भी पूरी तरीके से बंद रहती है, तो आवाजाही वैसे ही कम रहती है। लेकिन उसके मुकाबले अगर शनिवार को थोड़ा बहुत भी जो आवाजाही रहती है तो वो आज वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं, उनको तैनात किया गया है। और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं लोग कि आप क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं क्योंकि वो खुली हुई हैं, उसके लिए लोग निकल रहे हैं। अपने घरों के जो परचून की दुकानें हैं करीब की, वो सब खुली हुई हैं। दूध लोगों को मिल रहा है और मीट और जो मांस की दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। तो एसेंशियल सर्विसेज में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग बेहद कम गिने चुने संख्या में ही निकल रहे हैं, जिनको जरूरी है वही निकल रहे हैं। क्योंकि हल्द्वानी में भी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा संक्रमण के केस हमें देखने को मिल रहे थे, बिजली विभाग में, पुलिस कर्मियों में। उसके अलावा जो व्यापारी हैं वो भी बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो इसके बाद जो लॉकडाउन का फैसला लिया है वो लगता है, क्योंकि व्यापारियों ने अनुरोध किया था, खुद हल्द्वानी के व्यापारियों ने मिलकर के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उनसे मिलकर के अनुरोध किया था कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि जो है शैलेंद्र, बिल्कुल। और हमने देखा कि काफी मंथन के बाद जो है दिन डिसाइड हो भी गए, सैटरडे संडे रहेगा, लेकिन 4 जिलों में, क्योंकि जहां मामले ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स हम प्रदेश में किस तरह का असर है ये भी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ की गीट पट्टी में भगवान सोमेश्वर देवता का भ्रमण मेला चल रहा है। सोमेश्वर देवता क्षेत्र के आराध्य देव माने जाते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में खेती, कृषि, किसानी और लोगों की कुशलता के लिए सोमेश्वर महाराज 12 दिन तक भ्रमण करते हैं। इस मौके पर क्षेत्र में हजारों लोग उमड़ रहे हैं, जिसे जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, कम से कम लोग इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन यहां पर आप भीड़ देख पा रहे हैं। अब हजारों लोग जब इकट्ठा हों तो आप सोचें किस तरह की विकराल स्थिति हो जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना अगर हो गया तो उसके बाद सब लपेटे में आएंगे, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूं तो हर तरह के तीज त्योहार पर रोक, संख्या पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं। आपको लोग मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इनके लिए ये सेलिब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी जिंदगी से। अब इनकी लापरवाही अगर हो पा रही है तो फिर मैनेजमेंट पर सवाल कि वो होने दे रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जवाबदेही इस पर तय हो जाती है। दूसरी बात ये कि जगमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगमोहन, यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं और प्रशासन जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि तभी ये तस्वीरें आ रही हैं।
जी बिल्कुल, आप साफ देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल फेल है, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार की और सरकार की योजनाओं की और कोरोना के समय जो उन्होंने काम किया उसकी, लेकिन इन तस्वीरों से लगता है कि जनप्रतिनिधि हो, पुलिस हो और जो स्थानीय वहाँ पे प्रशासन हो बिल्कुल फेल है। और गाँव ग्रामीण जो लोग जिनको जागरूक करने की बात है वो वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा, और अचानक अगर किसी को कोरोना होता है, ये कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति वहाँ पे मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सब चीज वहाँ पे नजारा दिखाई दे रहा है। और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिला प्रशासन और पुलिस वर्ग की इन सब की जिम्मेदारी किसकी है और इन सबको रोकने का जो काम है वो क्यों नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीर एक देहरादून से जब दीपांकर ने दिखाई, वहां पर देखा आपने रोजी रोटी के लिए लोग निकले हुए हैं लॉकडाउन में, और यहाँ पर सेलिब्रेशन इतना ज्यादा जरूरी है। अलग अलग कारण लेकिन लापरवाही दोनों ही जगह पर। शुक्रवार को उत्तराखंड में 120 नए कोरोना केस आए और अब कोरोना के मामले 4000 के पार पहुंचकर 4102 हो चुके हैं। राज्य में अब कुल 996 एक्टिव केसेस हैं। शुक्रवार को देहरादून में 38, उधम सिंह नगर में 46, हरिद्वार में 21, नैनीताल में 7, पौड़ी में 6 और अल्मोड़ा में 1 नया केस आया। पिछले 3 दिन में राज्य में 423 केस आए हैं। अब सरकार का भी कहना है कि लगातार बढ़ रहे केस की वजह से ही वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक अफसरों पर बुरी तरह से नाराज हो गए। राज्य के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक शुक्रवार को रुद्रपुर में सरकार के कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे थे, लेकिन इस मीटिंग में हंगामा हो गया। विधायक राजेश शुक्ला ने सीधे अधिकारियों पर बात नहीं सुनने और काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला जिले में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत प्रभारी मंत्री से कर रहे थे और उनके ठीक सामने जिले के डीएम नीरज खैरवाल बैठे हुए हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं, जिसके बाद डीएम को जवाब देने लगते हैं। विधायक का आरोप है कि डीएम ने उनकी याददाश्त पर सवाल उठाए। ये हाल है तो आप कल्पना करिए किच्छा में खटिया क्या हाल होगा। कोई है माई बाप, कोई हम लोग तो कुछ सुनता नहीं है, कोई अधिकारी, मैं साफ कह रहा हूँ, लेकिन कोई है माई बाप की नहीं सरकार का। कौन सुनेगा आखिर, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन देखेगा? कलेक्टर को देखना तो कलेक्टर ही देखें ठीक से। हम लोग इन्हीं से जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ, और मुझसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया, बताइए खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया। तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला गया। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए, और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड में वन विभाग की रुकावटें जल्द दूर की जाएं और सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण इस रोड का निर्माण काम तेजी से किया जाएगा। ऑल वेदर रोड की हाई लेवल मीटिंग में केंद्र और राज्य के वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर रोड को इको सेंसिटिव जोन से बाहर किया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। सीएम ने गैरसैंण को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 87 को डेवलप करने का अनुरोध किया क्योंकि गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सहमति भी दी थी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा, यानी अब गैरसैंण तक रोड की दिशा में भी सुधार हो सकता है। बनाई है और मैंने माननीय गडकरी जी से अनुरोध किया। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, तो कल तो बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हम आपको उसके लिए धन देने के लिए स्वीकृत हैं, आप उसकी डीपीआर बनाकर भेजिए। आप जितनी जल्दी भेजेंगे हम तो उतना उसके लिए धन आपको आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा आपने निर्णय किया है और ये वहाँ की जन भावना थी। इसी बैठक में कई बड़े फैसले भी हुए हैं, जिसके मुताबिक राज्य के 6 नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को मंजूरी, केंद्र से 3765 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति, मसूरी में 2 लेन टनल का कंस्ट्रक्शन, मसूरी में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, श्रीनगर में 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड बाईपास, बाड़वाला से बड़कोट तक हाईवे होगा 2 लेन का, कोटद्वार श्रीनगर हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा, रामेश्वर चौकोड़ी अल्मोड़ा तक हाईवे चौड़ीकरण, पांडवाखाल कर्णप्रयाग हाईवे में 64 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसे 2 लेन किया जाएगा।
गैरसैंण से पांडुआ खाल और वहाँ से ये रानीखेत और फिर रामनगर तक, इस मार्ग का हमने जिक्र किया। एक ऐसे ही दूसरा मार्ग है जो हमारा वो भी राष्ट्रीय महत्व का मार्ग है, जिसमें पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद वो उनको स्पर्श करते हुए वो मार्ग निकलेगा। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर से साधु संतों ने एक सुर में कहा है कि कोरोना की वजह से कुंभ मेला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कुंभ मेला पहले से निर्धारित 2021 में ही होगा। कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक कर कुंभ मेले पर चर्चा की। साधु संतों ने साफ तौर से कहा है कि सरकार 2022 में कुंभ मेला कराने के भ्रम में न रहे। कुंभ मेला अपने निर्धारित समय 2021 में ही होगा। सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार ये भ्रम दूर कर दे कि कुंभ मेला 2022 में होगा। वह भ्रम दूर करके 2021 में ही होगा, उसके अनुसार अपना कार्य करे। ये महाबीमारी आज है, कल नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि कुंभ मेला अभी दूरी है और यह कोरोना की महाबीमारी तब तक दूर हो जाएगी। मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा जिले के दौरे पर और विकास भवन में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या नाराज हो गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए। कहा, बिना तैयारी के ही अधिकारी बैठकों में आते हैं। अगर दोबारा कोई अधिकारी बिना तैयारी के बैठक में पहुंचा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने जरूर कहा। पीडब्ल्यूडी विभाग के या प्रांतीय खंड की जो उसकी शाखा है उसमें सोमेश्वर विधानसभा के संबंधित रोडों के संदर्भ में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। प्रथम दृष्टया उनको चेतावनी दी गई है और अगली बार यदि इसी तरह से वो आएंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो है वह कार्रवाई भी की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अब बात कर लेते हैं बारिश की। तो उत्तरकाशी से यमुना घाटी से धार मंडल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका है। शुक्रवार को ही बारिश से नेशनल हाईवे 94 यमुनोत्री हाईवे से लगा खरादी नगाणगांव मार्ग के पुल में बनाई गई वैकल्पिक सड़क नदी में जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव की वजह से बह गई। ग्रामीण सुबह से ही आवाजाही कर रहे थे लेकिन उन्हें भी दिक्कतें हुई और कईयों की तो जो वाहन है वो बीच में ही फंसे रह गए। किसी तरह से कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाकर सभी को सुरक्षित निकाला। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए इस लैंडस्लाइड से सड़क पर भारी मलबा भी आ गया। लैंडस्लाइड की जद में कई पेड़ और बोल्डर भी आए। गनीमत ये रही कि उस दौरान नेशनल हाईवे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। उधर टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल की वजह से चंबा में एक मकान का हिस्सा ढह गया और BRO कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही भी सामने आ गई। खबर के बाद पहुंचे SDM और पुलिस टीम ने मौके का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण की वजह से जनवरी माह से मकान में दरारें पड़ रही थी और फरवरी माह में पूरे मकान को खाली करा दिया गया था। मकान मालिक का कहना है कि BRO और कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। बारिश से तबाही की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन ये हालात तब हैं जब राज्य में सामान्य से बेहद कम बारिश हो रही है। अब तक राज्य में मानसून की अगर हम बात करें 12% बारिश कम हुई है अगर हम बात करें, जबकि पिछले एक हफ्ते में तो 45% कम बारिश दर्ज की गई। राज्य के बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में अच्छी बारिश हुई, लेकिन बाकी के 9 जिलों में बारिश का प्रतिशत काफी कम रहा। उत्तरकाशी में 59% बारिश कम हुई है, जबकि चंपावत में 38%, पौड़ी में 36% और नैनीताल में 28% कम बारिश हुई, जबकि देहरादून में 25%, हरिद्वार में 13% और टिहरी में 10%, अल्मोड़ा में 2% कम बारिश हुई है। वहीं बागेश्वर में 129% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले साल की भी बात की जाए तो जून और जुलाई महीनों में सामान्य से कम वर्षा हुई थी और अगस्त और सितंबर के जो आखिरी 2 महीने हैं मानसून सीजन के उसमें अधिक वर्षा हुई थी, जिससे जो ओवरऑल डिपार्चर वो -18% रहा। तो इस साल भी अभी तक का जो है बात करें 17 जुलाई तक का जो डिपार्चर है वो -13% है ऑल ओवर उत्तराखंड में।
देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के फ्रॉड के मामले में पुलिस अब बिल्डर के खातों को भी खंगाल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर दीपक मित्तल का हर महीने का खर्च करीब 20 लाख रुपए बताया जा रहा है, लेकिन इस पैसे का सोर्स क्या था, इसका पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा। छानबीन लगातार पुलिस कर रही है। इस प्रोजेक्ट में 88 लोगों ने 50 करोड़ रुपए लगाए थे और अब पुलिस का दावा है कि सभी को पैसा लौटा दिया जाएगा। मित्तल ने ऑलरेडी पुलिस को अप्रोच किया है और उसका कहना है कि वो वापस लौटना चाहता है। अभी कोरोना के कारण फंसा हुआ है, इसलिए नहीं लौट पा रहा है। जो उसने बात कही है उसको भी हम लीगली एग्जामिन करवा रहे हैं और साथ ही साथ हमारा फोकस इस बात पर है कि जिन लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है उनको कैसे हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस बारे में ऑलरेडी जो SIT है उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं त्रेता युग के उस दौर में जब भगवान राम वनवास गए थे, क्योंकि भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान जिन पेड़ पौधों को देखा वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र की इस अनोखी वाटिका में आपको हम उन पेड़ों के दीदार कराएंगे जिनका सीधा संबंध भगवान राम से है। इस रामायण वाटिका में 72 तरीके के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो त्रेता युग में भी मौजूद थे। इन पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा, अशोक वाटिका और द्रोणागिरी के पड़ाव हरे भरे थे, जिनसे होकर भगवान राम ने अपने 14 साल का वनवास पूरा किया। इन सारे क्षेत्रों में जो भी वनस्पतियां वहाँ पर उस समय मौजूद थी वो आज भी उन क्षेत्रों में मौजूद है और उन्हीं प्रजातियों को हमने यहाँ पर रोपित किया है ताकि आम जनमानस आके उसको यहाँ पर देख सके और उनके बारे में जानकारी ले सके। भगवान राम से जुड़ी इस वाटिका को देख पर्यावरण को करीब से जानने के इच्छुक लोग भी खासे उत्साहित हैं। अशोक वाटिका में जो पौधे हुआ करते थे या संजीवनी बूटी से, तो इससे लोगों को एक तो प्रेरणा मिलेगी, दूसरा सीखने को मिलेगा कि हमारे पुराण काल में किस तरह से जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में हमें 139 तरह के पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है, जिसमें वन अनुसंधान केंद्र ने तुलसी, आंवला, बरगद, अशोक जैसे 72 पौधों का कलेक्शन तैयार किया है। वन अनुसंधान केंद्र की ये वाटिका हमें बिल्कुल एक अलग तरीके की रामायण से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि भगवान राम भगवान होते हुए भी किस तरीके से पर्यावरण से प्रेम करते थे। तो ऐसे में हम तो इंसान हैं, तो हमारे लिए ये पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अपने आप में इस वाटिका के जरिए अनुमान लगाया जा सकता है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 25 से 30 जुलाई के बीच घोषित होंगी। कंटेनमेंट जोन की वजह से या कोविड-19 की किसी कारण से अगर कोई परीक्षार्थी किसी विषय की परीक्षा नहीं दे सका है तो उसे उस विषय में औसत नंबर दे दिए जाएंगे। हालांकि एकल विषय की परीक्षार्थियों के लिए परिस्थिति सामान्य होने पर अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अगले साल के सिलेबस को CBSE की तर्ज पर 30% कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगले साल के लिए SCRT द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है और जैसे कि CBSE ने 30% अपना जो कोर्स है वो कम किया है, उसी प्रकार से हम भी विचार कर रहे हैं कि 30% हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें कटौती होगी। टिहरी डैम की अगर हम बात करें, जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांवों की बात करें तो भूस्खलन का खतरा यहां बढ़ गया है और ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। टिहरी झील से सटे रोलाकोट गांव में लंबे समय से पानी के उतार चढ़ाव की वजह से भारी भूस्खलन हो रहा है। ग्रामीण विस्थापन की मांग कर रहे हैं। 150 परिवार लंबे समय से विस्थापन की बाट जोह रहे हैं। मामले में डीएम का कहना है कि इस संबंध में भूमि की तलाश की जा रही है और THDC के साथ बैठक कर जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमें तो हम लगभग 30-40 साल से समस्या है। कई लोग यहाँ पे उनकी डेथ भी हो गई। ये सपना देखते देखते कि हम लोग विस्थापन होंगे, हमारे लिए बहुत खतरा है भाई जी बरसात में। इसमें देखिए रोलाकोट के लिए क्योंकि पूर्व से ही यह मामला चल रहा है और उनके विस्थापन के संबंध में या फिर जो भी सुरक्षात्मक कार्य हैं इसके संबंध में विचार विमर्श अभी गतिमान है। हम लोगों ने इस संबंध में हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास भूमियों का चयन भी किया है, उसमें भूमि ढूंढी गई है, उस पर भी वार्ता चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।